गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे पोएट्री के पहले अध्याय डस्ट ऑफ स्नो का, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीके से एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका समरी जानते हैं। उसके बाद इसका अर्थ के साथ अध्ययन करते हैं। कवि एक बार ठंड के मौसम में दुख और निराश में चलते हुए एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे पहुंचा। हेमलॉक का पेड़ यानी कि धतूरे का पेड़। और उस वृक्ष पर एक कौवा, कौवे को लोग अक्सर अशुभ मानते हैं। उस वृक्ष पर कौवा जब बैठता है तो उसके बैठने से शाखाओं में हलचल होती है और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कवि की हृदय तथा मनोदशा बदल जाती है। बर्फ के कण गिरने से पहले कवि दुखी था, निराश था, हताश था, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद कवि खुश हो गया, उत्साहित हो गया, आनंदित हो गया और उसका बचा हुआ समय बर्बाद होने से बच गया। इसके द्वारा कवि बताना चाहता है कि हमारे जीवन में प्रकृति का एक छोटा सा कण कितना परिवर्तन ला सकता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कवि यह बताना चाहता है कि अशुभ मान्यता वाली चीजें भी शुभ साबित हो सकती हैं। अक्सर कौवे को अशुभ माना जाता है, जहरीले पेड़ को भी अशुभ माना जाता है, लेकिन इन्हीं दोनों के माध्यम से बर्फ का कण जब कवि के ऊपर गिरा तो कवि आनंदित हो उठा, खुश हो उठा। तो शायद कवि यह भी बताना चाहता हो कि इस संसार में अशुभ कुछ भी नहीं। तो आइए अब हम जो है इस कविता का अर्थ के साथ अध्ययन करते हैं। द वे ए क्रो, वे माने तरीका, क्रो माने कौवा। जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, सूक माने होता है हिलाया, डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवा हिला करके मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या, बर्फ के कण। डस्ट का मतलब होता है कण और स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ के कण को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के वृक्ष से। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है, जो जिसे हम धतूरा कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जिस तरीके से एक कौवा हिला करके मेरे ऊपर गिराया बर्फ के एक कण को हेमलॉक के वृक्ष से, और वह बर्फ का कण हैज गिवन माई हर्ट, गिवन का मतलब होता है प्रदान किया, माई हर्ट मतलब मेरे हृदय को, मेरे हृदय को प्रदान किया। क्या, ए चेंज ऑफ मूड, एक मूड, एक बदली हुई मनोदशा। इस बर्फ के कण गिरने से मेरी मनोदशा बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और एक दिन के कुछ भाग को बचा लिया, किससे, बर्बाद होने से। आई हैड ट्रूथ, जिसका मुझे पछतावा रहा। अर्थात कब ये कहना चाहता है कि बर्फ के कण गिरने से पहले मेरी मनोदशा निराशा वाली थी, मैं दुखी था, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई, बदल गई, मैं खुश हो गया, उत्साहित हो गया, आनंदित हो गया। अर्थात इस कण ने मेरे बचे हुए दिन को बचा लिया बर्बाद होने से, दुखी रहने से। तो आइए अब हम जानते हैं कि एग्जाम में इन दो स्टेंजा में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। और आप यकीन माने, एग्जाम दे करके आप आइएगा और अगर ये चैप्टर आया एग्जाम में तो निश्चित तौर पे लगभग यही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें आपको जो है शब्द के मीनिंग भी दिए हुए हैं, बड़े आसानी से आप इसे समझ भी सकते हैं। और ये पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा है, हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को कौन हिलाया। तो हेमलॉक ट्री को कौन हिलाया, हमने पढ़ा है कौवा, क्रो। तो क्या सही होगा, CROW, क्रो, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर, कवि के ऊपर क्या गिरा। तो कवि के ऊपर क्या गिरा, बर्फ का कण गिरा, डस्ट ऑफ स्नो। तो ऑप्शन सही होगा डस्ट ऑफ स्नो। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था।
जैसा कि हमने कविता में देखा पढ़ते समय कि कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। अंडर ए हेमलॉक ट्री, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था पेड़ पर? कौवा। पैरेट, क्रो, कुकू या स्पैरो, तो कौन बैठा था? क्रो, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वेयर डिड द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल, स्नो का कण, बर्फ का कण कहाँ गिरा? कवि के ऊपर गिरा, तो ऑन द पोएट, ऑप्शन बी सही है, कवि के ऊपर गिरा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर विच ट्री पोएट वाज स्टैंडिंग, ये है प्रश्न। अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे द पोएट वाज स्टैंडिंग, कवि खड़ा था? तो कवि किस पेड़ के नीचे खड़ा था? हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, ऑप्शन ए सही है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेज, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, मतलब कौवा और हेमलॉक ट्री प्रतीक होते हैं किसके? सौरों के, दुख के, ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या है? आइए जान लेते हैं राइमिंग स्कीम निकाला कैसे जाता है, कैसे पता करते हैं। देखिए, कविता के लाइन के अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर लगभग मिलता जुलता होता है, वो होता है राइमिंग वर्ड। जैसे देखिए, क्रो स्नो, ओ ओ आ रहा है ना लास्ट में, क्रो स्नो, तो अगर हम इसे ए मान लेते हैं तो यह भी ए हो जाएगा। मी ट्री, ई ई, तो इसे बी मान लेते हैं तो यह भी बी हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा ए बी, ए बी। तो राइमिंग स्कीम क्या आ गया, देखते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, तो इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, ए बी। आइए जरा अगला स्टेंजा देखते हैं। देखिए, इसमें भी साइड में जो है सबका अर्थ दिया हुआ है, जो भी वर्ड हैं इसमें उन सब का अर्थ दिया हुआ है, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं, व्हाट वाज सेव्ड बाय द पोएट, कवि के द्वारा क्या बचाया गया? दूसरे स्टेंजा में हमने पढ़ा ना कि जो है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया गया। तो क्या बचा लिया गया? सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डी ए वाई डे। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हियर आई स्टैंड फॉर द, आई किसके लिए आया है? यहाँ पे जो लिखा है ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, आई किसके लिए आया है? कवि के लिए आया है, तो पोएट, ऑप्शन ए सही है। बाय होम द पोएट डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड, ये जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, वो किसके द्वारा रची गई है? अर्थात इस कविता का रचयिता कौन है, या हम कहें कि इस कविता का कवि कौन है डस्ट ऑफ स्नो का? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन ए सही है। आइए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, या कभी कभी लिटरेरी डिवाइस पूछ लेता है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, समझिए। जब किसी कविता के लाइन में लगभग पास के शब्द के पहले अक्षर का साउंड सेम होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हम उसे कहते हैं एलिट्रेशन। देखिए, सेव्ड सम, स, तो क्या हो गया, कौन सा पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड, र्यूड का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। तो हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप करना। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और एग्जाम में आने वाले लगभग सभी क्वेश्चंस का हमने अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।